और अब एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली में खुले नाले में गिरकर एक युवक की मौत हो गई है। रोहिणी सेक्टर 32 में काली मंदिर के पास ये हादसा हुआ। करीब 2 घंटे से युवक की तलाश चल रही थी। नाले से युवक का शव बरामद हुआ है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां दिल्ली में खुले नाले में गिरकर एक शख्स की मौत हो गई। रोहिणी के सेक्टर 32 में काली मंदिर के पास ये हादसा हुआ है। काफी देर तक उस युवक को तलाशा जाता रहा, लेकिन उसके बाद नाले से उसका शव बरामद हुआ है। तो एक और खबर दिल्ली में लापरवाही, सिस्टम की लापरवाही से जुड़ी हुई। खुला हुआ था ये नाला जिसमें गिरकर इस शख्स की मौत हो गई है। रोहिणी में ये खबर सामने आई है। काफी देर उसे ढूंढा गया। और देखिए, हम 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हफ्ते के भीतर कैसे दिल्ली से ये 2 अलग अलग तस्वीरें सामने आई। पहली तस्वीर रोहिणी में नाले में गिरकर आज एक शख्स की मौत हो गई। और आप जनकपुरी की वो तस्वीरें भी याद कीजिए जिसमें किस तरह से गड्ढे में गिरकर एक शख्स की जान चली गई थी। खुले गड्ढे में गिरा था कमल नाम का व्यक्ति और उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद अब एक और युवक सिस्टम की नाकामी के चलते जान गंवा बैठा। यानी एक हफ्ते के भीतर दिल्ली के सामने ये ऐसी दूसरी डराने वाली सिस्टम की लापरवाही बताती हुई तस्वीरें आपके सामने हैं। और रोहिणी के सेक्टर 32 में ये हादसा हुआ है। और हफ्ते भर पहले जनकपुरी में इसी तरीके से लापरवाही का एक गड्ढा कैसे कमल की जान ले गया था, और आज खुले नाले में गिरकर एक और व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी है। तो राजधानी दिल्ली में कैसे कदम कदम पर खुली हुई मौत, लोगों के इंतजार में, चाहे वो खुदा हुआ गड्ढा हो या फिर खुले हुए नाले हो। इस तरह की तस्वीरें अक्सर सामने आती रही हैं। और एक बार फिर आज कुछ ऐसा ही हुआ है रोहिणी के सेक्टर 32 में, जब उस खुले हुए नाले का अंदाजा उस शख्स को नहीं रहा होगा और किसी तरह से वो उस गड्ढे में उस नाले में जा गिरा। काफी देर तक लोग उसे ढूंढते रहे और उसके बाद उस नाले से उसका शव बरामद हुआ है। तो देखिए, जनकपुरी में हुए हादसे के बाद क्या कोई सीख यहां पर शासन प्रशासन ने ली है? क्या यहां पर इस हादसे से कोई सबक लिया गया? क्या ये ध्यान दिया गया कि दिल्ली में ऐसे कितने ही मौत के गड्ढे या फिर नाले खुले हुए पड़े हैं जिनमें कभी भी कोई भी गिरकर अपनी जान गंवा सकता है? ऐसा होता हुआ फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि वक्त रहते अगर इस खुले हुए नाले पर भी किसी का ध्यान गया होता तो शायद आज उस व्यक्ति की जान नहीं जाई होती। इस खबर पर बात करने के लिए सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, एक और खुले हुए नाले यानी कि सिस्टम की लापरवाही ने व्यक्ति की जान ली, आपके पास क्या जानकारी है? अभी देखिए, सीधे तौर पर जो दिल्ली पुलिस की जानकारी है, उस जानकारी के मुताबिक 2 लोग थे। और फिलहाल ये सोमवार के दिन इन लोगों ने कोई पार्टी भी की थी। लेकिन फिलहाल समस्तीपुर के ये 2 मजदूर जो है वो बताए जाते हैं, जिसमें जो दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है, उस जानकारी के मुताबिक इनका जो एक नाम है आमिर हुसैन और दूसरे का नाम है सूरज। यानी कि 2 जो व्यक्ति हैं वो फिलहाल उस गड्ढे में गिरे हैं। और निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं जो खुला एक सीवर था उसमें ये दोनों जो मजदूर हैं वो गिरे हैं। हालांकि दिल्ली में जिस तरह से जनकपुरी में एक बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद अब रोहिणी में यह हादसा कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है, सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है, दिल्ली प्रशासन पर। बहरहाल अभी इस पूरे मामले में दोनों मजदूरों को फिलहाल आइडेंटिफाई कर लिया गया है और सीधे तौर पर इस पूरे मामले में अब जांच की जा रही है कि क्या ये किसी तरीके की प्रशासनिक लापरवाही थी या फिर दोनों जो मजदूर हैं वो किसी नशे में थे, किस तरह ये सीवर में गिरे, इसके मामले में फिलहाल जांच की जा रही है। आप नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, दिल्ली के जनकपुरी हादसे से जुड़ा एक बड़ी अपडेट भी आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। बड़ी खबर यह है कि ठेकेदार हिमांशु गुप्ता को अग्रिम जमानत मिल गई है। द्वारका कोर्ट से हिमांशु गुप्ता को अग्रिम जमानत मिली है। गड्ढे में गिरने से कमल नाम के व्यक्ति की मौत हुई थी, जिसके बाद अब इस मामले में ये एक्शन हुआ है। ठेकेदार हिमांशु गुप्ता को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया था, अब उसमें उसे अग्रिम जमानत मिल गई है। तो दिल्ली का वो जनकपुर हादसा, जिसके बाद कई सवाल खड़े हुए थे, जिसके बाद उन तमाम सवालों का जो जवाब है वो आज तक नहीं मिल पाया। और गड्ढे में गिरने से एक व्यक्ति की जान चली गई थी और उसके बाद उसके घर वाले रात भर उसे ढूंढते रहे थे। अब इस मामले में जो ये नया अपडेट है, ठेकेदार हिमांशु गुप्ता, उसे द्वारका कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली है। इस पर अपडेट के लिए सुशील आपके पास आते हैं। क्या अपडेट है आपके पास? और
आज देखिए श्रीन, सबसे बड़ी बात यह है कि हिमांशु गुप्ता मेन कॉन्ट्रैक्टर था जिसके द्वारा ये गड्ढा सड़कों पर खोदा गया था, जिसमें कमल नाम के जो शख्स हैं उनकी दर्दनाक मौत हुई। और इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस हिमांशु गुप्ता और इस पूरे मामले में कविश गुप्ता नाम के शख्स को तलाश रही थी। वो फरार थे और उनको लेकर NBW भी जारी हुआ था, लेकिन पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर है यानी कि हिमांशु गुप्ता मेन कॉन्ट्रैक्टर है, उसने द्वारका कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल फाइल किया था, जिसमें फिलहाल उसको एक बड़ी राहत मिली है। और द्वारका कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली पुलिस उसको अगली सुनवाई तक गिरफ्तार नहीं करेगी। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि जिस हिमांशु गुप्ता को लेकर दिल्ली पुलिस तलाश कर रही थी, जिसकी लापरवाही की वजह से एक शख्स की जान गई, उसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया बल्कि उसको कोर्ट से राहत मिली। तो कहीं ना कहीं अब दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में जांच करेगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने श्री हिमांशु गुप्ता को 9 तारीख यानी कि 9 फरवरी को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन वो अपनी बीमारी का हवाला। सुशील, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल धन्यवाद आपका। लेकिन दिल्ली की ये 2 तस्वीरें हमें जरूर याद रखनी चाहिए, और इस खबर को हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लापरवाही दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, लेकिन उससे सबक कोई सीख रहा है या फिर कोई सुधार होता हुआ फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। आप ये 2 तस्वीरें देखिए। आजकल टावर पर चढ़कर विरोध जताने का तरीका आम हो गया है। उत्तर प्रदेश से 2 अलग अलग ऐसी ही घटनाएं सामने आई हैं, जहां पर 2 युवकों ने टावर और टंकी पर चढ़कर कूदने की धमकी दी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। पहली घटना कुशीनगर की है, जहां जमीन विवाद के ना सुलझने से परेशान एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया और न्याय की गुहार लगाते हुए आत्महत्या की धमकी देने लगा। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। काफी समझाने बुझाने के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा गया। वहीं दूसरी घटना उत्तर प्रदेश के संभल से सामने आई, जहां एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया और जान देने की जिद पर अड़ गया। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी समय रहते टंकी पर चढ़े और कूदने से पहले ही युवक को पकड़ लिया। इसके बावजूद युवक ने हाथ छुड़ाने की कई कोशिशें की, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उसे नहीं छोड़ा और सुरक्षित नीचे उतारकर थाने ले आए। राजस्थान के जोधपुर से एक रेजिडेंट डॉक्टर के गाली गलौज का वीडियो सामने आया है। आरोप है कि इस डॉक्टर ने सिर्फ कैंटीन संचालक से ही नहीं बल्कि पुलिस वालों के साथ भी बदसलूकी की। एन चेस्ट हॉस्पिटल के इस डॉक्टर ने न सिर्फ वहां के कैंटीन संचालक को धमकाया बल्कि उन्हें खूब गालियां भी दी। आप अपने औकात में रहो। वहां मौजूद दूसरे लोग डॉक्टर को समझाते रहे, लेकिन डॉक्टर की अकड़ कम ही नहीं। औकात बड़ी कर डॉक्टर धमका सही कर रहा है क्या? तेरे घरवालों पे एहसान कर रहा हूँ। बताया गया कि कुछ देर बाद पुलिस भी वहां पहुंची, लेकिन डॉक्टर ने उनसे भी गाली गलौज की। गाड़ी को लेकर आओ। हालांकि विवाद किस वजह से हुआ इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन यह हंगामा काफी देर तक यूं ही चलता रहा। छत्तीसगढ़ के कोरिया में उस समय अफरा तफरी मच गई जब प्रतिबंधित थाई मांगुर मछलियों से भरे हुए ट्रक में आग लग गई। ट्रक में आग बुझाने के दौरान कुछ मछलियां सड़क पर बिखर गई, जिसके बाद इन मछलियों को लूटने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जिसके हाथ जो लगा उसी में इन मछलियों को भरकर ले जाया गया। कुछ लोग मछलियों को हाथों में ही पकड़कर ले जाने लगे। कैंसर होगा इसका। लूटपाट के दौरान कई लोग तो ट्रक पर ही चढ़ गए और बोरों में मछलियों को भरकर अपने साथ ले गए। हादसा तब हुआ जब ओडिशा से प्रतिबंधित मांगूर मछलियों को मध्य प्रदेश ले जाया जा रहा था। कैंसर होगा इसका। प्रतिबंधित मछलियों के अवैध परिवहन की सूचना पर मत्स्य विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। यूपी पुलिस वैसे तो चोरी के केस सुलझाती है और चोरों को सलाखों तक पहुंचाती है, लेकिन जौनपुर में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां पुलिसकर्मी ही चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुए हैं। पुलिसकर्मी मोबाइल के एक शोरूम में पहुंचे थे। एक सिविल ड्रेस में था, दूसरे ने वर्दी पहनी हुई थी। सामने पुलिसकर्मी खड़े थे, इसीलिए काउंटर पर खड़ी महिला सेल्समैन ने भी ज्यादा तनाव नहीं लिया और फोन पर बिजी नजर आई। लेकिन तभी एक पुलिसकर्मी ने फोन को चुपके से जैकेट की जेब में डाल लिया और बहाना बनाकर शोरूम से निकल गए। पुलिसकर्मी इतने चालाक थे कि इन्होंने नए फोन के बदले पुराना फोन निकाल कर रख दिया ताकि किसी को कुछ पता ना चल सके, लेकिन सीसीटीवी में इनकी चोरी रिकॉर्ड हो गई। अब इन दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो गई है। मुंबई से सटे वसई विरार में कुछ लोग सड़क किनारे खड़े होकर गोलगप्पे खा रहे थे। तभी गोलगप्पे के स्टॉल के पास एक सांप दिखाई दिया, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। हरे रंग का ये सांप लाल कपड़े से बाहर झांक रहा था और जैसे ही लोगों की इस पर नजर पड़ी, सब भाग खड़े हुए। सांप पहले गोलगप्पे के पानी वाले मटके पर पहुंचा, उसके बाद मटर के रास्ते होते हुए दूसरी तरफ आ गया।
एक शख्स ने इसे बोतल में कैद करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। इसके बाद एक दूसरा शख्स पानी की खाली केन लेकर आया और सांप को उसमें बंद करने का प्रयास किया। कुछ देर बाद सांप जमीन पर गिर गया। हालांकि कुछ देर बाद उसे कंट्रोल में कर लिया गया। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत को लेकर अभी भी कुछ लोगों के मन में सवाल हैं। शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने विमान हादसे पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे साजिश के एंगल से जोड़ा है। मुंबई में रोहित पवार ने प्रेजेंटेशन के जरिए यह दावा किया कि सीसीटीवी में जिस तरह से विमान झुकता हुआ दिखा उससे साफ है कि उड़ान के दौरान इंजन या फिर तकनीकी सिस्टम पूरी तरह से ठप हो गया था। रोहित ने विमान के मेंटेनेंस रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की और दावा किया कि इस कंपनी का विमान 2023 में भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसकी जांच रिपोर्ट अब तक गायब है। इसके साथ ही रोहित पवार ने 5 सवाल भी पूछे हैं। उन्होंने सवाल किया कि इस विमान में क्या खराबी आई थी, क्या ये कोई मैकेनिकल फेलियर था। उन्होंने पूछा कि टेक ऑफ से पहले विमान की जांच की गई थी या फिर नहीं। अगर जांच हुई थी तो जांच करने वाले कर्मचारी कौन थे। रोहित पवार ने पूछा कि विमान का टेक लॉग कहां है और विमान की फिटनेस रिपोर्ट कहां है। रोहित पवार ने पूछा कि विमान की रूटीन मेंटेनेंस हुई थी या फिर नहीं। अगर हुई थी तो ये किसने की थी। रोहित का 5वां सवाल यह है कि विमान का हैवी बेस मेंटेनेंस कब हुआ और उसकी रिपोर्ट कहां है। तो रोहित पवार ने यह भी सवाल उठाया है कि जब विमान का समय सुबह 7 बजे का था तो विमान 1 घंटा 10 मिनट की देरी से क्यों उड़ा। उन्होंने उड़ान से पहले पायलट के बदले जाने पर भी शक जाहिर किया। साथ ही डीजीसीए पर भी सवाल खड़े किए हैं। VSR नाम की कंपनी है, वो जिस तरीके से ऑपरेट करती है उसमें बहुत सारी इश्यूज है, बहुत सारे शॉर्टकट्स ये कंपनी वहाँ पे इस्तेमाल करती है। मेंटेनेंस में बहुत सारी इश्यूज है। यूरोपियन जो एविएशन एक एजेंसी है उन्होंने VSR को बैन किया है। उनका जो भी ऑपरेटिंग लाइसेंस है यूरोप का वो कैंसिल किया गया है और उस तरीके का नोटिस DGCA को भी दिया है। ये कब के एक्सीडेंट के लिए, 2023 के एक्सीडेंट के लिए, लेकिन अभी तक DGCA ने कोई भी वहां पे एक्शन नहीं ली। तो रोहित पवार ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजित पवार के राजनीतिक सलाहकार रहे नरेश अरोड़ा का भी जिक्र किया, लेकिन एनसीपी की तरफ से फौरन इसका जवाब आया और इसे संवेदनहीन करार दिया गया। एनसीपी ने कहा कि रोहित पवार पहले भी प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे के खिलाफ ऐसा नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर चुके हैं जिसमें पार्थ पवार को भी घसीटा गया था। एनसीपी कह रही है कि नरेश अरोड़ा को ऐसे वक्त पर निशाना बनाया जा रहा है जब सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनी है। नरेश अरोड़ा डिजाइन बॉक्स के संस्थापक भी हैं और 12 जनवरी को जब नरेश अरोड़ा के खिलाफ जांच एजेंसी की कार्रवाई हुई थी तब भी अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल उनके समर्थन में खड़े हुए थे। एनसीपी ने रोहित पवार के आरोपों को तथ्यहीन बताया। एनसीपी ने कहा कि रोहित पवार का इस तरह से नरेश अरोड़ा पर व्यक्तिगत हमला करना कई तरह के सवाल खड़े करता है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली और वहां पर जमकर बर्फबारी हुई। भारी बर्फबारी की वजह से पूरा इलाका सफेद चादर में लिपटा नजर आया। घर की छतें हो या फिर घर के बाहर खड़ी गाड़ियां सभी बर्फ से ढक गई। सड़कों पर तो कहीं कहीं 3 से 4 फीट तक बर्फ जमा हो गई, तो वहीं पेड़ पौधे भी सफेद चादर में लिपटे नजर आए। बर्फबारी के बाद वहां का नजारा जन्नत जैसा दिख रहा था। वहां के किसान भी काफी खुश थे क्योंकि ये बर्फबारी सेब जैसे फलों की फसल के लिए वरदान से कम नहीं है। बारिशें भी हो रही हैं, बर्फबारी भी ठीक ठाक हुई, तो अब लग रहा है कि जो हमारा फ्रूट का जो है तो वो बड़ा अच्छा होगा, इस साल बड़ा अच्छा फ्रूट होगा। हालांकि सड़कों पर बर्फ जमा होने से आम लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। अब बात करेंगे कानपुर की। 6 लोगों को लैम्बोर्गिनी कार से कुचलने वाला अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन लैम्बोर्गिनी कार हादसे ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा, जो अब तक तो इस मामले से दूर थे, लेकिन अब वो अपने बेटे को बचाने के लिए खुलकर मैदान में उतर आए हैं। तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा ने अपने बेटे को बचाने के लिए कानूनी लड़ाई का सहारा लिया है। केके मिश्रा ग्वालटोली थाने पहुंचे और पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठा दिए। उन्होंने अपने बेटे को साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया। ड्राइविंग सीट से निकाल के उसका प्रॉपर आप वीडियो फिर से देख लीजिए। जो मुझे रिपोर्ट मिली, मैं वहाँ था नहीं। नहीं वीडियो आपने
बड़ी बात यह है कि कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने खुद आधिकारिक बयान देते हुए शिवम को आरोपी बताया था। जो कार ड्राइवर था उसका हमारी विवेचना में नाम आ गया, उसका नाम शिवम मिश्रा है। हालांकि शिवम के पिता ने बेटे को बचाने के लिए एक अलग ही कहानी पेश की है। शिवम के पिता ने तो अपने बेटे को बचाने के लिए पूरी कहानी ही पलट कर रख दी है। मोहन नाम के व्यक्ति को आरोपी बना दिया। वहीं वकील ने भी अलग ही दावे किए, जिसमें सबसे बड़ा दावा यही था कि कार शिवम नहीं उनका ड्राइवर चला रहा था। देखिए, जैसा ड्राइवर ने बताया है कि गाड़ी वो चला रहा था मोहन नाम का व्यक्ति, बगल की सीट में ये शिवम बैठे हुए थे। शिवम को अचानक कुछ चक्कर आने लगा। चक्कर आने की वजह से जो सामने से टेम्पो आ रही थी उसने इनकी गाड़ी में साइड में टक्कर मारी। ये एक ऐसा दावा है जिस पर किसी को भरोसा नहीं, क्योंकि हादसे के बाद शिवम को कार से निकलते हुए देखा गया था। ऐसे में शिवम के वकील के उन दावों पर भी सवाल उठते हैं। शिवम के वकील का दावा है कि शिवम गाड़ी नहीं चला रहा था, तो सवाल है कि एक्सीडेंट के बाद बाउंसर्स ने उसे कैसे कार से बाहर निकाला। शिवम के वकील का दावा है कि कार शिवम का ड्राइवर चला रहा था, तो सवाल उठता है कि गाड़ी से सिर्फ शिवम क्यों निकला, ड्राइवर कहां चला गया। और शिवम के वकील का दावा है कि शिवम बेकसूर है, तो सबसे बड़ा सवाल तो फिर ये कि अगर शिवम बेकसूर है तो छिपा क्यों है, सामने क्यों नहीं आ रहा। अब असली सच क्या है, कार शिवम चला रहा था या फिर ड्राइवर, ये तो पुलिस ही बता पाएगी। लेकिन शिवम के पिता की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं वो हैरान जरूर करते हैं। बेटे को बचाने के लिए कहानी गढ़ी जा रही है, तो इस कहानी में अंतर भी दिख रहा है, क्योंकि शिवम के पिता और वकील के बयान में अंतर नजर आ रहा है। शिवम के वकील ने कहा कि हादसे में पहले साइड से टेम्पो ने कार को टक्कर मारी थी, तो शिवम के पिता ने कहा कि गाड़ी स्लो होने के बाद ब्रेक मारी तब टक्कर हुई। शिवम को अचानक कुछ चक्कर आने लगा। चक्कर आने की वजह से जो सामने से टेम्पो आ रही थी उसने इनकी गाड़ी में साइड में टक्कर मारी। ये लेफ्ट साइड में जो बाइक थी उससे टकरा गए। जब घटना घटित हुई है उसके पहले शिवम को कुछ झपकी आने लगी। ऐसा ड्राइवर को सोचने लगा कि इनको हुआ क्या, झपकी ऐसी लगने लगी, तो उन्होंने उसके एक हाथ छोड़ कर शिवम के पीछे हाथ लगाया और साथ में ही सुनिए, उसके साथ में ही जब उसमें हाथ लगाया गाड़ी स्लो हो गई। गाड़ी स्लो होने के बाद में ब्रेक मारा उसने। और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के रोहिणी में एक बड़ा हादसा हुआ है। गटर में गिरकर एक युवक की मौत हो गई। युवक की मौत पर दिल्ली पुलिस का बयान सामने आया। नशे की हालत में पैदल चलने के दौरान यह हादसा हुआ है। इधर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार पर सवाल उठाए और कहा है कि रेखा गुप्ता की सरकार नकारा सरकार है। तो दिल्ली के रोहिणी में हुए हादसे पर यह अपडेट, पुलिस का भी बयान इसमें सामने आया है और वो पुलिस की तरफ से बताया गया कि नशे की हालत में था युवक और चलते वक्त वो उस गटर में जा गिरा, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। लेकिन अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने इस हादसे को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। ये आदमी कल से इस गड्ढे में गिरा हुआ था, जिसको 4 बजे इसके साथियों ने बताया पुलिस प्रशासन को जाके स्टेशन में जाके कि हमारा आदमी इसमें गिरा हुआ। लेकिन उसके बाद 4 बजे से लेके 7 बजे तक किसी प्रशासन को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। मेरे कॉल के बाद सारा प्रशासन यहाँ पे आता है और ये कार्रवाई होती है। हाँ, इसके अंदर एक ही व्यक्ति है और 30-32 साल का बताया जा रहा है कि वो है, जिसकी अब बॉडी रिकवर हुई है। बाकी उनको भेजा गया संजय गांधी हॉस्पिटल में और दिल्ली में। ABP न्यूज आपको रखे आगे।